हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक नया टॉपिक जो कि पिछले टॉपिक से थोड़ा रिलेटेड है। पिछले टॉपिक में इमैनुअल कांट की हाइपोथेसिस थी और इसमें लाप्लास की हाइपोथेसिस है। दोनों थोड़ी मिलती जुलती है, तो थोड़ा कंपैरिजन करते हुए चलना। तो स्टार्ट करते। लाप्लास के द्वारा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित न्यायिका परिकल्पना का प्रतिपादन 1796 ईस्वी में अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में किया गया था। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम 1796 में। तो इन्होंने अपनी इस बुक में अपनी हाइपोथेसिस के बारे में बताया था, अपनी नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में, न्यायिका परिकल्पना के बारे में। इस सिद्धांत को कांट के गैसीय सिद्धांत का संशोधित रूप माना जाता है। तो जो ये हाइपोथेसिस है उसको इमैनुअल कांट की जो गैसियस हाइपोथेसिस है उसका संशोधित रूप माना जाता है, क्योंकि कांट की हाइपोथेसिस में इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था। इसलिए लाप्लास के अनुसार इस प्रमाण में पहले से ही एक न्यायिका की उपस्थिति थी। यह न्यायिका अत्यंत ही तप्त थी और घूर्णन कर रही थी। न्यायिका से विकिरण की प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा का निष्कासन हो रहा था। परिणाम स्वरूप न्यायिका धीरे धीरे ठंडी हो रही थी और इसमें सिकुड़न भी प्रारंभ हो चुकी थी। फलस्वरूप इसकी गति तीव्रतर होती गई। तो क्या हुआ, थोड़ा कंपेयर करना। इमैनुअल कांट की हाइपोथेसिस में ऑलरेडी यूनिवर्स में मैटर था, मतलब पार्टिकल्स थे, प्राइमोर्डियल जिनको बोला जाता है, प्राइमोर्डियल मैटर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था और बाद में उसमें नेबुला बना था। बट जो इनकी हाइपोथेसिस है, लाप्लास की हाइपोथेसिस है, इसमें ऑलरेडी एक नेबुला एग्जिस्ट करती थी और वो बहुत गर्म थी और घूम भी रही थी। न्यायिका से विकिरण की प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा का निष्कासन हो रहा था। अब इसको समझो, विकिरण क्या होता है, विकिरण की प्रोसेस क्या होती है। जैसे एक चाय का कप है, चाय गर्म है, उसको थोड़ी देर हम रख दें तो वो ठंडी हो जाती है अपने आप। तो वो चाय की जो हीट रहती है वो जाती कहाँ है, तो जो वो हीट रहती है वो एनवायरनमेंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। और ये जो ट्रांसफ़र की प्रोसेस है इसी को विकिरण बोलते हैं, इसी को रेडिएशन बोलते हैं। तो जो नेबुला थी वो भी बहुत गर्म थी और धीरे धीरे उसके अंदर की जो हीट थी वो भी बाहर निकल रही थी, बाहर फैल रही थी। इस वजह से वो धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। और जब कोई चीज़ ठंडी होती है तो वो थोड़ी सिकुड़ भी जाती है। जैसे ठंड में हमारे साथ भी यही होता है, हमें ठंड लगती है तो हम थोड़े सिकुड़ से जाते हैं। तो उस नेबुला के साथ भी यही हो रहा था और फलस्वरूप इसकी गति और ज़्यादा बढ़ रही थी, इसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ रही थी अकॉर्डिंग टू लाप्लास, ऐसा उनका कहना था। घूर्णन गति से अब केंद्रीय, जिसको केंद्र प्रसारी बल भी बोलते हैं, वो भी बढ़ा, जिससे न्यायिका से एक बल अलग हुआ और इसके ठंडे होने के कारण ग्रहों एवं उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। शेष नेबुला सूर्य बनकर रह गया। तो क्या हुआ, जब ये नेबुला रोटेट कर रहा था तो इस पर वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था, जैसा कि कांट की हाइपोथेसिस में भी लग रहा था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वही जो बाहर जाने की कोशिश करता है, तो इस पर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था। तो जो इमेजिन करना एक बार, उस पर जो फोर्स लग रहा था उसकी वजह से एक रिंग बाहर निकल रही थी। वो रिंग धीरे धीरे अलग हुई और ठंडी हुई और उसी रिंग से फिर बाद में प्लैनेट्स बन गए और जो प्लैनेट्स बने उनसे फिर सैटेलाइट्स बन गए, उनके उपग्रह बन गए और जो बीच में जो बच गया था वो जो नेबुला, उससे सन बन गया हमारा। ये पूरी उनकी हाइपोथेसिस थी। बट इसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया, इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। क्रिटिसाइज़ करने वाले क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड में प्रारंभ से ही उपस्थित न्यायिका की उत्पत्ति कैसे, इसकी व्याख्या नहीं की गई। तो लाप्लास ने बोल तो दिया कि ऑलरेडी एक नेबुला एग्जिस्ट करता था, पर जो इसकी क्रिटिक्स है वो ये बोलते हैं कि वो नेबुला आया कहाँ से, वो कैसे फॉर्म हुआ। तो इस वजह से इसको थोड़ा एक्सेप्ट नहीं किया जाता अभी प्रेजेंट टाइम पे। दूसरी आलोचना क्या है इसकी, ग्रहों और उनके उपग्रहों का परिभ्रमण नेबुला की परिभ्रमण गति के अनुसार होना चाहिए, कि तो कुछ ग्रह और उपग्रह विपरीत दिशा में घूमते हुए नजर आते हैं। जब ये पूरी प्रोसेस है लाप्लास के अकॉर्डिंग जैसे हुई, वो नेबुला घूम रही थी,
रूसी से प्लैनेट्स बन गए, तो उसके अकॉर्डिंग तो सारे प्लैनेट्स की डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए थी, बट कुछ प्लैनेट्स अलग डायरेक्शन में घूमते हैं। थर्ड क्या है, यदि निहारिका से ग्रहों की उत्पत्ति हुई है तो ग्रहों को भी गैसीय अवस्था में होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, तो अभी जो हमारा प्रेजेंट सोलर सिस्टम है उसमें सारे प्लैनेट्स ऐसे नहीं है, कुछ गैशियस भी है और कुछ नहीं भी है। स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स सॉलिड है थोड़े, वो गैशियस नहीं है, और जो लास्ट के बाकी बचे हुए हैं वो गैस के बने हुए हैं पूरे। तो जो उनकी इनकी जो हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग तो सारे प्लैनेट्स को सेम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, तो ये हाइपोथेसिस गलत प्रूफ हो जाती है। फोर्थ, आपने नेबुला की गतिवृद्धि की बात की, किंतु ग्रहों से उपग्रहों के निकलने में गतिवृद्धि कैसे, इसकी बात नहीं की। तो उन्होंने ये तो बता दिया कि नेबुला से प्लैनेट्स बन गए, बट प्लैनेट्स में ऐसा क्या हुआ, उनमें कौन सी प्रोसेस हुई जिसकी वजह से ये सैटेलाइट्स बन गई। तो ये सारी इसकी आलोचना है इन सब की, जिस वजह से इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये अब देख लो यहाँ पे, ऐसे नेबुला था एक, पहले ऐसे नेबुला था, ये नेबुला था, ये घूमता गया, फिर इसके घूमने से एक वलय बाहर निकल गया, एक रिंग बाहर निकल गया, फिर इसी से प्लेनेट बन गए। तो ये इनकी हाइपोथेसिस थी जो इन्होंने दी थी। सो बहुत इम्पोर्टेंट है, वैसे तो एग्ज़ाम्स में आ भी जाती है, तो उसको अच्छे से पढ़ना। और ये टॉपिक तो यहाँ पे ख़त्म हो ही गया। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।